कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और जैसा आप जाने हैं कि आज के दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से सीधे संपर्क करके अपने समस्याएं और सुझाव साझा कर सकें। आज का हमारा विषय रहेगा गेहूं के अधिक उत्पादन के लिए सावधानियां, और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम सिंह, पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, अनुसंधान केंद्र कौड़। और आज का हमारा फ़ोन से संपर्क करने के लिए फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। तो आओ करें शुरू चर्चा आज के विषय पर, गेहूं के अधिक उत्पादन के लिए सावधानियां, डॉक्टर राम सिंह से, पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, अनुसंधान केंद्र कौड़ से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार और कार्यक्रम फोन इन, और इस कड़ी में हम लाए आपके सामने मौसम परिस्थिति के हिसाब से एक विषय, जिस विषय से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप सीधे ही फ़ोन के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ से कर सकते हैं। और इस कड़ी में जो आज का हमारा विषय रहेगा, गेहूं की अधिक उत्पादन के लिए मुख्य सावधानियां, या हमें किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना है गेहूं के उत्पादन के लिए, ताकि जो हमारा गेहूं का उत्पादन है बहुत अच्छी मात्रा में हो और किसान साथी की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो। लक्ष्य कार्यक्रम का यही होता है कि हम अपने किसान साथियों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी कर सकें। तो इस कड़ी में आज हमसे बातचीत करेंगे डॉक्टर राम सिंह, जो पूर्व क्षेत्र निदेशक रहे हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र कोल में। हमारा आज का फ़ोन नंबर रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर एकदम से या मोबाइल से जो बात करेंगे तो हमारा STD कोड रहेगा 01744, यानी फ़ोन नंबर 01744-221-322। साथियों से एक निवेदन रहेगा कि जो गेहूं से संबंधित आपकी समस्याएं उनके बारे में ही फ़ोन करें, अन्य किसी विषय में फ़ोन ना करें, क्योंकि जब आप अन्य विषय में फ़ोन करते हैं तो थोड़ी सी कार्यक्रम में भटकाव होता है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि बातचीत करें डॉक्टर राम सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी साथियों ने धान की फसल ली है और अच्छी भी हुई है। हाँ जी। और जो हमारा इस क्षेत्र के किसान हैं वो मुख्यतः धान और गेहूं पे ही ज़्यादा निर्भर करते हैं, बहुत कम है सब्जी उनके, लेकिन ये मुख्य फसलें हैं। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे जैसे साथियों की पिछली फसल अच्छी हुई है कि गेहूं की फसल भी अच्छी हो। बिल्कुल। लेकिन फसल अच्छी तभी होगी जब उसको हम जो बिजाई है वो वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। कुछ विशेष बातें हर फसल की बिजाई में होती हैं। हाँ जी। ताकि उनका ध्यान रखा जाए। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि जो गेहूं की बिजाई है उसमें मुख्य किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है। बिल्कुल सही कहा गिरधारी लाल जी। जहाँ तक किसी भी फसल की अच्छी पैदावार की बात है तो उसके लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से ही ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है जी। सबसे पहली बात होती है कि हम सही किस्म का चुनाव करें जी, कि किस समय पे हम बिजाई कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें किस्मों का चुनाव करना होता है जी। जैसे जो किसान समय से बिजाई कर रहे हैं, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेके और नवंबर के दूसरे हफ्ते तक जिन्होंने बिजाई करनी है, जो समय से अगेती बिजाई जो करते हैं इस समय 15 नवंबर तक जी, तो उनके लिए अलग किस्में हैं, पछेती के लिए अलग किस्में हैं जी। तो मुख्यतः जो हरियाणा में एरिया है वो इन्हीं किस्मों के अधीन है। मुख्यतः
जो हमारा क्षेत्रफल है गेहूं का, जी वो बोनी किस्में जो अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं, जो समय से जिनकी बिजाई हम करते हैं, जी तो उन्हीं किस्मों के अधीन है। और उसमें हमारी कई किस्में हैं, जैसे DBW 187 है, जी WH 1105 है, WH 711 है, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जी किस्में हैं। इसी तरह से जो पूसा अनुसंधान संस्थान की किस्में हैं, वो भी बहुत अच्छी किस्में हैं। कहीं जैसे 3226 है, आपकी 3086 है, 2851 है। तो ये सारी किस्में बहुत अच्छी किस्में हैं, और इनमें ज़्यादातर किस्मों में जो बीमारी आती हैं, जिनकी वजह से पैदावार में गिरावट आती है, उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता इनके अंदर है। जी तो ये बहुत अच्छी पैदावार देने वाली किस्में हैं, जिनको में से हम किसी भी किस्म की बिजाई अपने इस क्षेत्रफल मतलब क्षेत्र में कर सकते हैं जी। और काफ़ी अच्छी फसल ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो फसल 15 नवंबर तक बो जाएगी वो तो हम समय की फसल मान के चलें। समय की फसल, हाँ जी। और जो 15 नवंबर के बाद होगी हम पछेती मान के चलें। हाँ जी, हाँ जी। तो पछेती कब तक चल सकती है? पछेती ज़्यादा से ज़्यादा जो दिसंबर का तीसरा हफ्ता है, मतलब 21 दिसंबर मान लो आप जी। तो वहाँ तक हम बिजाई कर सकते हैं। पर कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना समय से हम उसको कर पाएंगे तो उतना ही हम अच्छा पैदावार ले पाते हैं। तो पछेती के लिए कुछ में अलग से होंगी? हाँ, उसके लिए अलग किस्में हैं, जैसे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की। डॉक्टर पहले एक फोन ले ले। सर, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? राम कुमार जी, राम कुमार जी कहाँ से बोल रहे हैं? गाँव भिखीपुर जी। अच्छा, क्या पूछना है? सर, मैंने 28 महीने की बोई थी। आवाज साफ नहीं है, थोड़े से मोबाइल को दूर करिए और फिर बोलना। मैंने 28 तारीख में सर क्यों बोई थी? 28 तारीख को। अच्छा जी, उसमें उस टाइम मैंने डाई नहीं मिला जी। अच्छा और गेहूं में क्या 13 दिन हो गए, वो जाम रही अच्छी तरह। अच्छा। तो ये डाई मिल जाए जी, मैं ऊपर पा सकूं पानी देने से पहला। देखो, DAP का जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो जब बीज के साथ ही आप जैसे ड्रिल करते हो तो उतना। डॉक्टर जी उस टाइम तो मिली नहीं जी। हाँ बिल्कुल, ये समस्या है। जैसे सुपर उसका एक अल्टरनेटिव है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, तो DAP की जगह हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं मतलब। हाँ जी। तो बेहतर तो ये होता कि वो नीचे ही डले, क्योंकि बाद में DAP का उतना फायदा आपको नहीं मिल पाता। अगर आप उसकी पूरी मात्रा भी डाल लेंगे तब भी आपको संतोषजनक उसके परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो डॉक्टर जी एक बताओ जी, क्या समस्या मसला हो सका जी? देखो, ये तो एक इस तरह की समस्या है कि अचानक एक कमी आ गई, मतलब क्योंकि हम DAP काफी इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, और किसी कारण बस उतनी पड़ती जैसे आपका प्रोग्राम सुनो सर, मैं आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ जी। एक कट्टा यूरिया पाया था जिन्होंने नीचे बस। हाँ जी, हाँ जी। अब राम कुमार जी, जो सही तो तरीका था उसके साथ था, लेकिन चलो अब आप पाओगे, लेकिन उतना असर नहीं होगा। असर तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ। तो हम 36 किस्मों की बात कर रहे थे, उसमें हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की एक काफ़ी अच्छी किस्म है 1124 जी। तो उस किस्म की अगर हम बिजाई करें, उसमें प्रोटीन कंटेंट भी बहुत अच्छा है, चपाती के लिए भी बहुत अच्छी है, और पैदावार के ढंग से भी वो बहुत अच्छी किस्म है। वैसे तो और भी किस्में हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी किस्मों में से है जो पछेती बिजाई में हम ले सकते हैं जी। यूँ तो कई ऐसी किस्में हैं जो अगेती बिजाई के लिए विकसित की गई हैं, लेकिन पछेते में भी वो अच्छी पैदावार दे देती हैं, पर ये पछेती के लिए ही स्पेशल निकाली गई किस्म है और बहुत अच्छी है। तो सब किस्मों की तो हम बात कर रहे हैं कि किस्में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी। क्या खेत की तैयारी में कुछ विशेष ख्याल रखना पड़ता है इनके लिए? देखो, खेत की तैयारी के लिए सबसे पहली बात है कि आपका खेत अच्छा बुरबरा होना चाहिए, अच्छी तरह से वो तैयार होना चाहिए, और उसमें नमी अच्छी होनी चाहिए जिसका आपका अच्छा जमाव आपको मिल सके। क्योंकि अगर नमी कम होगी, आपका जमाव कम होगा, तो कुदरती बात है कि आपकी पैदावार में भी गिरावट आएगी। तो उसमें यही देखना है कि अगर आपके खेत में नमी है तो आप उस नमी पे भी बिजाई कर सकते हो, जैसे बासमती धान के बाद भी करते हैं किसान जी। लेकिन अगर नमी नहीं है तो पलेवा करके खेत को अच्छी तरह तैयार करके जी, तो उसके बाद बिजाई कर सकते हैं। पर आजकल ये बुरबरे वाला कंसेप्ट भी, जैसे जीरो जो वो करते हैं हम ड्रिल से, तो उसमें कम से कम आप खेत की बाई करके भी काफ़ी अच्छी पैदावार ले सकते हो। वो एक अलग कंसेप्ट है। मतलब सब अभी सुपर सीडर से लोगों ने वो जो दान की वो करी है। बिल्कुल। तो क्या उसके पश्चात जब हम जैसे बिजाई करते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसमें बल्कि जो ये प्रदूषण की समस्या है वो ख़त्म होती है। आपके जो खड़े हुए फाने हैं वो भी खेत के अंदर मिलके उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, और बहुत अच्छा कई किसान मतलब उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। और सुपर SMS, हैप्पी सीडर, कई तरह के उसमें औजार आ गए हैं जिनके आप मतलब खड़े
उस खेत के अंदर खड़े फन्ने के अंदर भी इसकी गेहूं की अच्छी बिजाई करके क्योंकि अच्छी पैदावार ले सकते हो। कुछ किसान साथियों से चर्चा हो रही थी पीछे, तो कहते सुपर सीडर से जैसे हमने कटाई करी है, हाँ जी, तो कुछ एक धान के अवशेष वहाँ पे रह गए हैं, तो जो बीज है उसके ऊपर गिरेगा तो उसका जमाव कम होगा। तो ऐसा कुछ उस प्रणाली को जो गेहूं उसको गलाना है या कुछ ऐसा से? अब एकदम तो ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे आप पूरा उसको मतलब गला पाते हो जी, लेकिन कई जगह इस तरह की परिस्थितियां रहती हैं कि खेत ठीक से बत्तर भी नहीं आ पाते और आपके पास उसके सिवाय कोई चारा भी नहीं रहता है जी, आपको वो अडॉप्ट करना ही पड़ता है, मतलब उन हालातों में। जी डॉक्टर साहब, आते हैं वापस खेत की तैयारी पे कि खेत हम तैयार कर लेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है कि एकदम से मान लो बीमारी आ गई, तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लगातार आती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हर साल ही आती हैं वो, और हर साल हमारा किसान साथी परेशान भी होता है। तो वो कौन सी मुख्य बीमारियां हैं जो गेहूं को प्रभावित करती हैं? जहाँ तक गेहूं की बीमारियों की बात है, गेहूं में मुख्यतः आपका पीला रतुआ आता है जिसको येलो रस्ट कहते हैं जी। उसके बाद पाउडरी मिल्ड्यू आती है जी, जिसको सफ़ेद चूर्णी के नाम से जाना जाता है जी, तो ये दो ऐसे हैं जो काफ़ी प्रमुख रोग हैं। और तीसरा है पत्ती अंगमारी जिसको फोलियर ब्लाइट कहते हैं जी। तो ये 3 रोग हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होती है इसमें वो पीले रतुए की होती है जी। और पीला रतुआ वैसे तो ये 3 तरह के रतुए हैं, पीला, भूरा और काला जी। पर हमारे प्रदेश के हिसाब से जो पीला रतुआ है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, सबसे ज़्यादा पैदावार में गिरावट लाता है और ये आने के हिसाब से भी सबसे पहले आता है जी। ये दिसंबर के मध्य के बाद अब मतलब दिखाई देना शुरू कर जाता है। सबसे पहले फोन ले ले। हेलो नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ साफ नहीं है, थोड़ा एक जोर से बोलिए। मैं फतेहपुर पूंडरी से शिवम बोल रहा हूँ हाँ, शिवम जी क्या पूछना है? मैंने सर 12 दिन पहले गेहूँ बोई थी, अब तक जामी नहीं, क्या दिन में गेहूँ जाम जाए? 12 दिन पहले आपने गेहूं बोई थी और अब तक बिल्कुल नहीं जामी। जामी नहीं। कौन सी किस्म बोई थी आपने? 3086 3086 बोई थी सर। साहब, इनका सवाल है कि 12 दिन पहले गेहूं बो चुके हैं लेकिन अब तक उसकी फूट कहीं नहीं है, वो पैदावार कहीं नहीं है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, तो इसमें देखो ऐसा सामान्यतः ऐसा नहीं होता क्योंकि 12 दिन का समय बहुत होता है और ये जैसे तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो उन हालातों में तो कई बार टाइम लग जाता है जमाव में इतना। अन्यथा जो आजकल का तापमान है ये तो काफ़ी अनुकूल तापमान है जो गेहूं की बिजाई के लिए काफ़ी ठीक है। तो या तो उस बीज में ही कोई ऐसी बात होगी कि वो बीज का जो जमाव है वही ठीक ठाक नहीं है। नहीं ऐसा सर, मैं जो घर का बीज था वही बोया था। जो ये बीज था आप शिवम जी, ये बीज आप लेके आए थे या घर का तैयार किया हुआ बीज था? कैसे बीज था ये? आपका संपर्क हमसे हो नहीं पा रहा कहीं, आपका जो है ना जो साथी की रेंज हमसे कट रही है, दोबारा आएंगे बात करेंगे। तो हम कहते जो रतुआ है 3 तरह का है, तो पीला है, हाँ जी, हाँ जी, एक भूरा है, हाँ जी, एक काला है, एक काला है। तो जो मुख्य प्रभाव है हरियाणा के अंदर वो पीला रतुए का है, वो पीला रतुए का जी, हरियाणा के या हरियाणा के आसपास की जो बेल्ट है उसमें। बिल्कुल जी। और इसका मुख्य कारण ये है कि इस पीले रतुए के जो जीवाणु है वो जो इसकी फफूंद है वो हमारे यहाँ फुट हिल हिमालय के मतलब जो यमुनानगर का जो पास जो ये हैं पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों पे मतलब इसका सर्वाइवल है, वहाँ पे ये रहता है और इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव एकदम इसका आता है हमारे यहाँ। दूसरा, इसके अंदर जो बढ़ोतरी की क्षमता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। जहाँ भी एक बार ये रोग आ गया तो ये 4 से 6-7 फुट एक दिन में ही कवर कर लेता है, मतलब जो इसका फैलाव है बहुत तेज है, वो बहुत तेज़ी से फैलाव करता है। और करीब 5 महीने की जैसे ये फसल है तो उस 5 महीने के लगभग 5 महीने की फसल में ये 14-15 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो इसका बहुत तेजी से इसका फैलाव होता है और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें।
फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। एक बार फिर बता दें जिन साथियों ने रेडियो सेट देश से खोला है कि आज का जो हमारा फोन का विषय है वो है गेहूं के अधिक उत्पादन के लिए मुख्य सावधानियां। और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर राम सिंह जो पूर्व क्षेत्र निदेशक हैं अनुसंधान केंद्र हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कोल्ड से। डॉक्टर साहब बात चल रही थी पीले रतुए की, तो इसकी पहचान क्या होती है? जहाँ तक पहचान की बात है, पीले रतुए की ये पहचान होती है कि इसकी पत्तियों के ऊपर लाइन के अंदर जी पीले रंग के धब्बे बनते हैं जी। और जब किसान ऐसे ग्रसित पौधों के पास से गुजरता है तो उसके कपड़े के ऊपर भी ये पीले रंग का जी वो जो पाउडर सा है वो लग जाता है। तो ये इसकी पहचान बहुत आसान है और लगभग हर किसान इसको आसानी से पहचान लेता है। कई बार साहब ऐसा होता है कि थोड़ा सा नीचे से जो है पौधा है वो पीला पीला हो गया और साथी डर जाते हैं कि इसमें तो पीला रतुआ आ गया होगा। नहीं, वो तो उसके लिए तो फिर आपको जैसे पत्ती के ऊपर ही आता है तो पत्ती के ऊपर बिल्कुल लाइन से आपको उसकी बनी हुई दिखाई देगी और जैसे ही आप उंगली फेरोगे या कोई कपड़ा मतलब आपका टच होगा तो वो बिल्कुल पाउडर आपके उस पर लग जाएगा। तो जबकि उनमें उस तरह की अवस्था में कोई इस तरह का पाउडर तो नहीं लगता। सामान्य अवस्था में थोड़ा पीला होता है, हो सकता है मौसम या जिंक की। हाँ बिल्कुल कुछ ऐसा अधिक नमी की वजह से भी कई बार पौधे मतलब इस तरह का दिखा देते हैं। तो इसका उपचार क्या रहेगा? इसके उपचार की जहाँ तक बात है, एक तो जो आजकल की किस्में हैं जी वो ज़्यादातर किस्में वैसे इसकी रोगरोधी हैं जी। फिर भी कुछ किसान जैसे 2967 HD 2967 जो किस्म थी उन किस्मों की काश्त अभी भी कर रहे हैं तो उन किस्मों में ये रोग मतलब आता है और उसको धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका जितना भी एरिया है वो हमारी नई उन्नत किस्मों के अधीन आ जाए और धीरे धीरे करके हम 2967 को बाहर कर दें। तो ऐसी किस्में जो भी किसान लगा रहे हैं तो उनको एक तो अपने खेतों को खासकर मध्य दिसंबर के बाद मतलब रेगुलरली अपने खेत देखने चाहिए और जैसे इसकी शुरुआत हो तो उसी टाइम उसको फैलने नहीं देना है, मतलब शुरुआत के ऊपर ही आपको इसका इलाज करना है। और इसके लिए सबसे बढ़िया जो दवाई है वो प्रोपिकोनाजोल जो टिल्ट या रिजल्ट के नाम से आती है। टिल्ट एक दवाई है। तो 200 मिलीलीटर टिल्ट दवाई को 200 लीटर पानी में घोल के इसका स्प्रे करना है तो ये बहुत अच्छा इलाज इस दवाई का हो जाता है। 200 मिलीलीटर जो है हम टिल्ट ले लें और 200 लीटर पानी में उसका घोल बना के इसका छिड़काव कर दें। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर एक छिड़काव से कई बार यानी नहीं उसका असर पूरा खत्म होता है तो क्या इसके हम दोबारा उपयोग? बिल्कुल, अगर इस तरह की कोई अवस्था है या कई बार रोग के फैलने के बाद किसान एक्शन में आता है मतलब काम स्प्रे करना शुरू करता है तो उस अवस्था में आपको दूसरे स्प्रे की भी जरूरत पड़ सकती है और 15 दिन के बाद वो स्प्रे दोबारा दोहराना चाहिए। 15 दिन बाद हम स्प्रे कर सकते हैं बिल्कुल दोबारा। और सबसे ऐसी अवस्था भी है कि जैसे ही 2-4 पौधों में ये बीमारी आए हम उस पौधों को उखाड़ के कहीं दाब दें तो जिससे आगे बढ़े ना ये? नहीं, उन पौधों को भी उखाड़ा जा सकता है लेकिन बड़ी सावधानी से, क्योंकि वो पाउडर सा जो है इसका आगे फैलता है मतलब तो बड़ी सावधानी से आप उन पौधों को मतलब निकाल के भी बाहर मतलब वो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो ताकि आगे इसका फैलाव कम से कम रहे। तो ये डॉक्टर भी तो बात हुई पीले रतुए की। दूसरी जो हमारी बीमारी थी जैसे आप जो है कि आप बात करते पत्ती अंगमारी की। हाँ जी, बारे में पत्ती अंगमारी पहले फोन ले लें।
हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जब्बर से बोल रही हूँ, सुरेश कुमार। अब नाम क्या बताया? सुरेश कुमार। हाँ जी, क्या पूछना है? ये गेहूँ बोनी मतलब 29-60 कब तक बोई जावा मतलब या? गेहूँ कब तक बोनी है? हाँ डॉक्टर साहब, गेहूँ का समय कब तक है? गेहूं को अगर आप 15 नवंबर तक बो रहे हैं तो जितनी बोनी किस्में हैं, उन्नत पैदावार देने वाली किस्में हैं, जैसे आपकी WH 711 है, 3226 है, WH 1105 है, DBW 187 है। वो बात आप छोड़ दो। मैं तो 29-60 बोनी मतलब कब तक बोए सका, बस ये बताओ। मध्य नवंबर तक काफी अच्छी रहेगी। हाँ जी, 15 नवंबर तक आप इसकी बिजाई कर ले हैं। नहीं ऐसा 15 नवंबर तक खेत दाप देंगे। 15 नवंबर हमारे प्रयोग रखे ना हम ना। अच्छा, हमारे प्रयोग रखे 15 नवंबर तक वो होंगे। हाँ जी, हाँ ऐसा ना 15 नवंबर तक का समय है, तो अगर 2-4 दिन आगे पीछे होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं। 15 नवंबर ही फिक्स नहीं कर। हाँ नहीं, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ बोलिए। 15 नवंबर तक हम इन्हें दाप देंगे मतलब 20-25 तक बोए सका। नहीं, दापने के बाद कितने, कोई 10 दिन चाहिए क्या? दापने के बाद तो आप दूसरे तीसरे दिन उसको बो भी सकते हो। और मतलब 15 बोएंगे 2-3। हाँ, 15-20 तक अगर जाते हो तो कोई ऐसी बात नहीं, 20 तक भी आप इसको बो सकते हो। ये ठीक है जी। हाँ वही तो कह रहे हैं कि 15 तारीख है, लेकिन अगर 2-4 दिन आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर आप बो सकते हो आराम से जी। तो साहब, पत्ती अंगमारी की हम बात कर रहे थे। पत्ती अंगमारी से पहले मैं जो ये पाउडरी मिल्ड्यू थी, सफेद चूर्णी, उसके बारे में 2 मिनट चर्चा करना चाहूँगा। ये जो नमी के मौसम होते हैं, या जैसे पेड़ खड़े हैं मतलब किसी खेत में, तो वहाँ नमी रहती है पौधों के, जो उसके नीचे पौधे हैं, तो अक्सर उनमें ये पत्तियों पे पाउडर सा आ जाता है, सफेद सा पाउडर आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, उसमें पीला सा था। हाँ जी, हाँ जी, इसमें सफेद सा पाउडर है। तो ये भी काफ़ी नुकसान करती है, और कई बार अगर अनुकूल वातावरण रहे, उस तरह की नमी बनी रहे, तो ये पाउडर पत्तियों से ऊपर झंडे वाली जो पत्ती है, फ्लैग लीफ जिसको कहते हैं, उस पर भी और यहाँ तक के बालियों पे भी चढ़ जाता है मतलब। और इससे काफ़ी ये कई बार नुकसान करता है उन हालातों में जहाँ नमी बनी रहती है काफ़ी देर तक है। तो इसके लिए हमें जो वेटेबल सल्फर यानी कि घुलनशील गंधक जो है, वो 800 से 1000 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे करना होता है। 800 से 1000 ग्राम? हाँ जी, हाँ जी, यानी कि 1 किलो तक हम इसको स्प्रे कर सकते हैं मतलब। तो उसको पानी कितना लेंगे हम? वही 200 से 250 लीटर पानी है जी, अवस्था के अनुसार। ठीक है। और इसके बाद जैसे गिरधारी लाल जी आपने पूछा ये पत्ती अंगमारी की जी, जैसे मध्य फरवरी के बाद तापमान बढ़ने लगता है थोड़ा जी, तो उस टाइम इसकी समस्या देखने को मिलती है जो पत्ता अंगमारी है। और इसमें शुरुआत नीचे की पत्तियों से होती है, उस पर बुरे धब्बे बनते हैं मतलब, और वो धब्बे एक दूसरे से मिलकर पत्ती को जला देते हैं, इसलिए इसको अंगमारी बोलते हैं। पत्ती अंगमारी है। पत्ती भी होगी, अंगमारी होगी तो हाँ जी, हाँ जी, तो उसकी पत्ती जल जाती है मतलब है जी। तो उसके लिए वही प्रोपिकोनाजोल जो टिल्ट दवाई बताई थी जी, वही मात्रा, ये काफ़ी अच्छी मतलब है, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत बढ़िया दवाई है जी। और उससे थोड़ा सा मतलब पकने की तरफ भी। डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले ले। हेलो हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? आज मैं गाँव टापर से बोल रहा जी। अपना नाम? मेरा नीरज कुमार है जनाब। नीरज जी, क्या पूछना है? जी मैं मशीन तो बोई थी जी, गेहूँ बोने की मशीन हो जाना जी। गेहूँ मशीन से बोई थी? हाँ जी। अच्छा। तो उसमें हमें डाई नहीं मिली थी, मतलब DAP जी है। DAP दे नहीं थी? मतलब मिली नहीं थी जी हम बाजार में, बस दे ही नहीं गई। ठीक है। तो हमें NPK गया था जी, तो यू ठीक है जी, मतलब इसकी बोई में जो करी। अच्छा, मतलब आप ये पूछेंगे DAP की जगह MPK दे दिया, वो ठीक है नहीं? ठीक है। हाँ जी। देखो, जहाँ तक गेहूँ की ज़रूरत की बात है तो जो किस्में आपने बोई है, अगेती किस्में जो बोई है, हाँ जी, हाँ जी, उनमें आपको 24 किलो शुद्ध फास्फोरस की जरूरत पड़ती है प्रति एकड़। ठीक है जी। और 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है प्रति एकड़ है। अच्छा जी। तो मतलब तो उस मात्रा को पूरा करने से है, जैसे ये NPK मान लो 12-32-16 का है, तो वो मात्रा पूरी होनी चाहिए। वो इससे भी की जा सकती है, किसी भी खाद से की जा सकती है, सुपर से भी वो पूरी की जा सकती है। तो NPK आपने ठीक है, अगर सही मात्रा डाल दी, पूरी मात्रा, तो वो भी आपने अच्छा ही किया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब ठीक है। वो भी अगर नहीं मिल रहा है DAP तो अल्टरनेटिव तो डालना ही पड़ेगा उसका। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब बात चल रही थी कि पत्तियों को जला करके उसे खत्म कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए भी जैसे मैं कह रहा था कि तापमान जैसे बढ़ता है मतलब, तो मार्च में ये काफ़ी पत्तियों को जला देता है और ऊपर की तरफ फिर ये बढ़ती है नीचे से, और सारी कई बार
वो काफ़ी पत्तियां जल जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा पौधा खाना नहीं बना पाता और दाने भी उतने नहीं बढ़ पाते पूरे साइज के। जी। तो उसके लिए वही जो टिल्ट दवाई है काफ़ी प्रभावकारी दवाई है। वो भी 200 ml लेनी पड़ेगी। वही 200 ml वही मात्रा है, 200 लीटर पानी 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़कते हैं। और उससे दूसरी बीमारियां हैं, यहाँ तक कि जैसे दानों में बंट आता है, करनाल बंट वगैरह, वो भी। तो ये एक काफ़ी अच्छी दवाई है जो कई चीज़ों का नियंत्रण करती है। तो यहाँ पे भी अगर मान लो एक छिड़काव से बात नहीं पड़ती है, दूसरा छिड़काव 15 दिन बाद कर सकते हैं। मतलब अगर सही समय पे करते तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, एक मतलब छिड़काव में हाँ बन जाएगी। बात बन जाएगी। तो इस तरह से हम तीनों बीमारियों से अपनी फसल को बचा करके और अच्छी फसल ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि भाइयों की फसल अच्छी होगी। हाँ ना, और- बिल्कुल। और भाइयों की जो है आर्थिक अवस्था और मजबूत होगी इससे। बिल्कुल। तो डॉक्टर राम सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गिरधार लाल जी। तो ये तो भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन, और विषय था गेहूं के अधिक उत्पादन के लिए सावधानियां, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर राम सिंह जी, पूर्व क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान केंद्र कौड़ से। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि गेहूं का बिजाई चल रही है, तो समय पर किसान भाई जो हैं सब बातों का ध्यान रखते हुए इसकी बिजाई पूरी कर सकें। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम। अभी किस